हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहाली एजुकेशन। आई एम नीता गेड़िया। आज के इस लेक्चर में हम जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ा था। तो अब जब हम यूजीसी नेट की सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं तो मेरा सजेशन आप सबको यही है कि आप हॉब्स, लॉक और रूसो से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद बाकी थिंकर्स कीजिए। तो ये जस्ट एक सजेशन है कि हाँ, आपको हॉब्स, लॉक और रूसो को साथ ही पढ़ना है। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों में से कंपैरेटिव से क्वेश्चंस आते हैं। और एक और चीज़ जो है, इनकी थ्योरी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी थ्योरीज़ में। तो इस वजह से थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या बातें कही गई है जॉन लॉक मतलब से रिलेटेड, कौन कौन सी बातें हैं और उन्होंने कैसी थ्योरी जो उन्होंने दी थी वो किस तरह से दी। तो पहली बात तो ये कि जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1632 में और उनकी मृत्यु 1704 में हुई थी। ठीक है, अब वो कौन थे? वो एक इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, जैसी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। टू ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट उनका बहुत मतलब फेमस वर्क था। अ लेटर कंसर्निंग टोलरेशन, एन एसे कंसर्निंग अंडरस्टैंडिंग और सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। इसको सम कर दीजिए, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, ये उन्होंने कुछ बुक्स दी थी, लिखी थी उन्होंने, ये उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ थी। अब पहले हम थ्योरी करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगी इनके बारे में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। मतलब सपोज़ अगर आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली लेकिन अगर ये फैक्ट्स आपने नहीं करे हैं तो आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले मेरा सजेशन ये है कि हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम थ्योरी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। अब इन्होंने कब लिखना शुरू किया था? ही राइट्स एट द टाइम ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। जब आपके इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति चल रही थी उस टाइम पे इन्होंने क्या है लिखना स्टार्ट किया था। अब उस टाइम पे हुआ क्या था कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था ब्रिटेन का फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की इनटू पार्लियामेंट। संसदीय शासन व्यवस्था वहाँ पे आई थी और इस समय के बाद से अब तक वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चल रही है। ठीक है, तो उन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया था। अब इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवाद का जनक कहा जाता है। अब उदारवाद है क्या? उदारवाद क्या है? वह विचारधारा है जो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को बराबर महत्व देती है। जब उदारवाद की हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात है कि राज्य का मिनिमम इंटरफेरेंस होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये एक व्यक्तिवादी विचारधारा भी कही जाती है। ठीक है, अब जो उनकी थ्योरी है वो क्या है? हॉब्स से थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी हम जब बाद में थ्योरी देखेंगे तब आप मतलब कंपेयर कीजिएगा दोनों को। तो उनकी थ्योरी क्या है? हॉब्स से डिफरेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट इन्होंने दिया था। अब जो ये सहमति का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था वो दो तरीके की सहमति की बात उन्होंने की थी, एक एक्सप्रेस्ड और एक टैसिट, यानी कि एक प्रत्यक्ष और एक मौन सहमति। अब प्रत्यक्ष सहमति हम कैसे देते हैं कि हाँ भी हम आपको चुन रहे हैं या हम आपको अपने ऊपर रूल करने का राइट देते हैं, तो ये तो एक्सप्रेस्ड कंसेंट हो गई। अब टैसिट कंसेंट किसे कहेंगे? मौन सहमति। मीन सपोज़ आप जिस भी स्टेट के अंडर रह रहे हो, आप वहाँ के रोड्स यूज़ कर रहे हो, आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मान रहे हो, ठीक है, वहाँ के कानून को फॉलो कर रहे हो, तो ये सब क्या है? टैसिट कंसेंट है। एक तरीके से मौन सहमति है कि हाँ, आपने उनका जो रूल है वो एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ है कि उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी की थ्योरी फर्स्ट टाइम किसने दी है? आपके लॉक ने ही दी है। नेक्स्ट चीज़ है कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उदारवाद का मतलब ही यही होता है कि क्या होता है? सीमित शासन होना चाहिए राज्य का, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब जो आपके आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो भी आपके लॉक ने ही बताया था कि शक्ति पृथक्करण। वैसे इससे मॉन्टेस्क्यू को भी लिंक्ड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब जो सरकार के 3 अंग जो हैं वो कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इनमें क्या है? आपस में रिलेशन है, मतलब पृथक्करण तो है कि आपके पावर्स को मतलब अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड किया गया है, लेकिन स्टिल इसमें क्या है? आपस में एक संबंध है, पारस्परिक इनके बीच में संबंध है। अब इन्होंने थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन दी थी कि जनता को क्या है? कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसके अंदर क्या है? जनता को क्रांति करने का अधिकार है। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम किसी थिंकर ने क्रांति करने का अधिकार जनता को दिया था तो वो आपके लॉक ने ही दिया था। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? कि अगर राज्य दायित्व का निर्वाह नहीं करता, ठीक है, या जनता के अधिकारों की रक्षा करने में क्या है? असमर्थ है, या फिर वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी है,
वो इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहा है कि अब उसे टॉलरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इन कंडीशंस में देख लीजिए, ये दिख रही होंगी आपको, तो ये इन कंडीशंस में क्या है कि जनता को क्रांति का या रेवोल्यूशन का राइट है, लेकिन वो जो क्रांति होगी या रेवोल्यूशन है वो आपके बहुमत द्वारा होगा, ना कि अल्पमत। मीन्स मेजॉरिटी करे क्रांति, ठीक है, ज़्यादा लोग मिलकर के क्रांति करेंगे। नेक्स्ट आ गया, कुछ और कंसेप्ट उन्होंने दिए थे, लिबर्टी का कंसेप्ट, राइट्स का, लिमिटेड गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, संविधानवाद का, सेक्युलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, ये सारे कंसेप्ट उन्होंने दिए थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि इससे फ्रांस की राज्य क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि जो लॉक की थ्योरी थी उससे कहाँ की राज्य क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो आपके फ्रांस की राज्य क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब उन्होंने कुछ बातें और कही थी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज़ लाइक ए ट्रस्ट। मीन्स क्या है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो गई, वो एक ट्रस्ट की तरह काम करे, किसमें, जनता की भलाई के लिए, ठीक है। अब और गवर्नमेंट के पास ऐसे राइट्स नहीं है जैसे राइट्स सिटीजन्स के पास है। मीन्स सिटीजन्स के पास ज़्यादा राइट्स है। स्टेट इज़ हैविंग ड्यूटी टुवार्ड्स सिटीजन। स्टेट के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ दायित्व ही हैं सिटीजन्स के लिए। स्टेट्स के पास आपकी क्लियरली क्या है, ड्यूटीज़ हैं, दायित्व हैं सारे के सारे, और सिटीजन्स के पास क्या है, राइट्स भी हैं। नेक्स्ट आके आ गया कि है ना, इंडिविजुअलिस्ट थे, वो एक व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक क्या कहते हैं कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। मीन्स व्यक्ति सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात और उन्होंने कही थी उनकी थ्योरी में, अभी आगे आएगी, हम उनको देखेंगे तब आप इस लाइन को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, कि अगर कोई समाज में ना रहना चाहे तो प्राकृतिक दशा में रह सकता है। प्राकृतिक दशा आपको समझ में आ चुका होगा अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। अभी मैं वापस से डिफाइन करूँगी थोड़ी देर में उसको। स्टेट ऑफ नेचर में सपोज़ अगर कोई वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सेप्ट करना चाहता तो क्या करे, वो अपना स्टेट ऑफ नेचर में रह सकता है। लेकिन अगर एक बार समझौता हो गया तो फिर वो मतलब परमानेंट है, उसको एडजर्न नहीं किया जा सकता, उसको स्थगित नहीं किया जा सकता। और जो लास्ट पावर, जो अंतिम सत्ता है, वो किसके पास है, आपके जनता के पास है। अब कुछ एक ड्यूटीज़ है। मीन्स नो वन कैन हार्म एनी वंस लाइफ। कोई भी एक मतलब दूसरे की लाइफ को हार्म नहीं कर सकता, लिबर्टी को, पोजेशन को, यानी कि प्रॉपर्टी को हार्म नहीं कर सकता। इस एक तरीके से ये क्या है, ये ड्यूटी है। फिर क्या है, एवरीवन हैज़ द राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार सबके पास है। ये 3 राइट्स लॉक ने फर्स्ट टाइम दिए थे। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट था वो भी फर्स्ट टाइम लॉक ने ही दिया था। मीन्स देखिए, बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उन्होंने दिए हैं जिनमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट उन्होंने चीज़ बोली है कि जो इंसान है उसको भगवान ने बनाया है, ठीक है। तो अब जब भगवान ने हमें बनाया है तो मीन्स हम भगवान की बनाई हुई चीज़ हैं, तो इट मीन्स कि हमारे ऊपर जो लास्ट पावर, जो अथॉरिटी है, वो किसकी है, गॉड की है। गॉड चाहे तो हमारी लाइफ और लिबर्टी ले सकते हैं, कोई और नहीं ले सकता। ना कोई इंसान ले सकता है, ना स्टेट ले सकता है। मीन्स ना तो कोई इंडिविजुअल लेगा, ना कोई अथॉरिटी उसको लेगी। नेक्स्ट उन्होंने कंसेप्ट दिया कि ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, सारे इक्वल है। नो वन कैन रूल ओवर अदर। एक दूसरे के ऊपर, एक मतलब कोई भी एक इंसान दूसरे के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता, मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता। नो वन कैन रूल ओवर अदर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, नो वन कैन टेक अदर्स लाइफ एंड लिबर्टी। कोई भी किसी और की जीवन और स्वतंत्रता को नहीं ले सकता। नेक्स्ट उन्होंने कंसेप्ट दिया है जो कहा है कि मैन बाय नेचर इज़ ए प्रॉपर्टी एक्वायरिंग एनिमल। मीन्स क्या है, इंसान की नेचर में ही है कि वो क्या करता है, प्रॉपर्टी बनाता है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि वर्कमैनशिप इज़ आइडियल। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके इसी वाली हेडिंग में कि मैन बाय नेचर इज़ अ प्रॉपर्टी एक्वायरिंग एनिमल, कि वर्कमैनशिप इज़ आइडियल। अब बेसिकली होता क्या है कि अ क्रिएटर हैज़ अ राइट ओवर व्हाट ही क्रिएट्स। जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हो उसके ऊपर आपका राइट होता है। व्हेन यू मिक्स योर लेबर विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। जब आप अपना श्रम किसी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, यानी कि सपोज़ कोई लैंड है, उसके ऊपर आपने क्या किया है, अपना श्रम लगाया है, तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब जब उन्होंने प्रॉपर्टी का कंसेप्ट दिया तो इस वजह से उनको क्या कहा जाता है, प्रो कैपिटलिस्ट फिलोसोफर। फर्स्ट आपके कौन थे, एडम स्मिथ, ठीक है। हमने एडम स्मिथ सुना है कि वो बहुत मतलब इकोनॉमिक्स थे वो, तो लेकिन उनको क्या है, कैपिटलिस्ट कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बार क्या है, सबसे फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी का कंसेप्ट दिया था। उनसे पहले तक किसी ने प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं दिया था। नेक्स्ट आ गया आपका स्टेट ऑफ नेचर। अब स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है, प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी। पॉइंट टू बी नोट डाउन कि पॉलिटिकल सोसाइटी की बात करिए कि स्टेट ऑफ नेचर प्री सोशल नहीं है, प्री पॉलिटिकल है,
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली है। नेक्स्ट आ गया, इट इज़ द स्टेट ऑफ पीस। कैसी स्टेट है ये? पीस है, शांति है, गुडविल है, म्यूचुअल असिस्टेंस है, सेल्फ प्रिजर्वेशन है। ये सब अच्छी अच्छी बातें, मीन्स मानव का सकारात्मक पक्ष उन्होंने दिया है। जबकि हॉब्स ने क्या कहा था? मानव स्वार्थी है, झगड़ालू है, कपटी है, लोभी है। तो उन्होंने मानव का नकारात्मक पक्ष उजागर किया था। जबकि लॉक ने क्या है? मानव की अच्छी साइड दिखाई है, पॉजिटिव साइड दिखाई है। पीपल आर गवर्न बाय लॉ ऑफ नेचर। और जो लोग उस टाइम पे गवर्न होते थे, किससे होते थे वो गवर्न? लॉ ऑफ नेचर से होते थे। अब लॉ ऑफ नेचर क्या है बेसिकली? तो लॉ ऑफ नेचर एक तरीके से ड्यूटी है कि नो वन कैन हार्म एनी वंस लाइफ, लिबर्टी और पोजेशन, मीन्स प्रॉपर्टी। ये पोजीशन अगेन टाइपिंग मिस्टेक हो गई मुझसे, पोजेशन कर लीजिए इसको, प्रॉपर्टी कह लीजिए। तो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी वाली जो बात है कि क्या है, किसी को किसी की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को हार्म करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपका नेचुरल राइट्स। अब नेचुरल राइट्स वही बात होगी कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार सबके पास है। स्टेट ऑफ नेचर इज़ कॉमनली अवेलेबल टू ऑल। स्टेट ऑफ नेचर जो है वो सबके लिए अवेलेबल है। इट इज़ सिचुएशन ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म की स्टेज है ये, एक नोट डाउन कीजिए, करते जाइए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अगर नोट डाउन नहीं करना है तो बाद में एक साथ पढ़ लीजिएगा इसको। इट इज़ सिचुएशन ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म, वी मिक्स आर लेबर विद इट एंड क्रिएट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब हम किसी मतलब नेचुरल चीज़ के ऊपर अपना लेबर मिक्स करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। सपोज़ स्टेट ऑफ नेचर में तो ऐसा कुछ नहीं था कि रजिस्ट्री करवानी है, किसी से ख़रीदना है ज़मीन, ऐसा कुछ नहीं होता था। स्टेट ऑफ नेचर में तो सबके लिए वो जो लैंड जो है वो सबके लिए अवेलेबल है। अब आप सपोज़ कोई लैंड आपने ऑक्यूपाई किया, उस पर अपना घर बनाया या हट बनाई अपना, या उस पर खेती बाड़ी स्टार्ट करी, तो जब आपने अपना श्रम या अपना लेबर उसमें मिक्स किया तो वो एक तरीके से प्रॉपर्टी बन गई। किसकी? आपकी बन गई। ठीक है, लेकिन अब इसमें 3 लिमिटेशन है, लेबर लिमिटेशंस। ठीक है, अब कुछ लोग ज़्यादा लेबर लगा सकते हैं, कुछ लोगों में नहीं होती इतनी। सफिशिएंसी लिमिटेशन कि जितना सफिशिएंट हो उतना ही लो, ज़्यादा नहीं लेना है। स्पॉलेज लिमिटेशन। स्पॉलेज लिमिटेशन बेसिकली आपकी सफिशिएंसी लिमिटेशन से जुड़ी हुई है कि मतलब वेस्ट नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही लो, स्पॉइल मत करो उस चीज़ को, बाकी के लिए भी रखो। ऐसा नहीं सारा का सारा लैंड आप ही ऑक्यूपाई कर लो, बाकियों के लिए छोड़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या हुई बेसिकली? अब जो प्रॉब्लम्स है वो उन्होंने सोची है, कहीं भी क्लियरली डिस्क्राइब नहीं की उन्होंने। जॉन लॉक ने अपनी थ्योरी में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी स्टेट ऑफ नेचर में, वो कहीं पे भी क्लियरली नहीं बोला है कि क्या प्रॉब्लम थी। तो नो सिंगल इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचुरल लॉ। उस टाइम पे क्या था? कुछ पता ही नहीं था क्या है। सब लोग कहते थे कि हाँ मतलब नेचुरल लॉ उन्होंने सोचा लॉक ने बेसिकली कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी उसमें नेचुरल लॉ होता होगा। अब नेचुरल लॉ हमने ऊपर पढ़ा, मीन्स कि कोई भी एक दूसरे को हार्म नहीं कर सकता, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को अटैक नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। लेकिन अब मतलब इंटरप्रिटेशन अगर सपोज़ कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो कौन करेगा? ऐसे हुए तो अभी एट प्रेजेंट तो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है जो इंटरप्रिटेट कर देता है। अगर कोई क्वेश्चन विधि या तथ्य का अराइज होता है, लॉ, मैटर ऑफ लॉ एंड फैक्ट, तो क्या यह सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तो क्या करता है अपना सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रिटेट कर सकता है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ कोई अथॉरिटी थी नहीं, तो फिर क्या करो? कोई स्टेट नहीं है, कोई राजा नहीं है, क्या करेंगे? देयर इज़ नो लेजिस्लेचर, कोई विधायिका नहीं है जो कानून बनाए। नो सिंगल जज, कोई जुडिशरी नहीं है। जब आपका वायलेशन ऑफ नेचुरल लॉ होता है, नेचुरल लॉ क्या कह रहा है कि एक दूसरे की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को नहीं लेना है, लेकिन वायलेशन हुआ, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, किसी ने किसी को अपने यहाँ पे स्लेव बना के रख लिया, तो ऐसी कंडीशन में जब अब नेचुरल लॉ का वायलेशन हो रहा है तो कौन डिसाइड करेगा? कौन जज होगा? को जिसने वायलेशन किया उसको क्या करे? पनिश करे। ऐसा कुछ भी नहीं था। नो सिंगल एनफोर्सर ऑफ लॉ, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है। मीन्स क्लियरली बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, जुडिशरी नहीं है। सिंपल एक लाइन में ये आपका पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है कवर हो गई। ठीक है, अब आगे जो है ये देख लीजिए, कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको लिखा है कि जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का सम्मान किस हद तक। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है प्रॉपर्टी को लेकर तो अथॉरिटी नहीं तो लोगों को लॉ खुद ही लागू करना पड़ेगा। लाइक सपोज़ मैं अपने मतलब पड़ोसी की संपत्ति का मैं तो सम्मान कर रही हूँ, मैं उसमें नहीं घुस रही हूँ, मैं कुछ हार्म नहीं पहुँचा रही हूँ उसको, लेकिन अगला मेरी प्रॉपर्टी का सम्मान नहीं कर रहा है, तो अभी क्या करेंगे? तो इंडिविजुअल को खुद ही डिस्प्यूट रिजॉल्व करने पड़ेंगे, खुद ही लॉ लागू करना पड़ेगा, खुद ही अथॉरिटी बनना पड़ेगा। डंडा लेकर के मीन्स में खुद ही उसको मारने जाओ ना, ऑप्शन नहीं। आप और जाके किससे कंप्लेन करेंगे? तो इंडिविजुअल क्या करा? उन्होंने खुद ही अपने लॉ बनाने शुरू कर दिए। अब ऐसे में क्या हुआ? अब हर इंसान की कहते हैं ना कि देयर आर 3 एस्पेक्ट्स, 3 साइड्स होती है, एक आपकी साइड, एक मेरी साइड और एक एक्चुअल साइड।
जब भी कोई कहीं सपोज़ नॉर्मल भी झगड़ा होता है हमारा, किसी भी रिलेशनशिप में भी होता है, कोई भी है, जैसे माँ बेटी का है या हस्बैंड वाइफ है, भाई बहन है, कोई भी रिलेशन है, तो एक साइड को सुनोगे तो वो कुछ कहता है, दूसरी साइड कुछ होती है और एक्चुअल साइड कुछ होती है। ठीक है, तो अब जब ऐसी चीज़ें हो गई तो हर कोई अपना अपना मैटर, नहीं मैं सही हूँ जी, मैं सही हूँ, अगला गलत है, ये चीज़ें क्रिएट होने लग गई। तो ऑल बिकेम देयर ओन जज, सारे ही जज बन गए अपने खुद के। ऑल बिकेम देयर ओन एनफोर्सर, सारे ही अपने अपने बनाए हुए लॉ, अपनी मनमर्जियाँ कर रहे हैं। सून द सिचुएशन बिकम्स कॉन्फ्लिक्चुअल, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए। पीपल फाइट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, लोग लड़ने लगे अपनी प्रॉपर्टी की प्रिजर्वेशन के लिए। लाइफ बिकम डिफिकल्ट एट देयर इज़ नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, अभी भी अब जब इतने सभ्य, इतनी सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तब भी इतने डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। कई बार हम अपने पड़ोसियों से भी लड़ रहे होते हैं, अपने घर वालों से भी लड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे तो कितनी डिफ़िकल्टी होती होगी। अब तो क्लियर लॉ बना हुआ है कि ये करना है जी और ये नहीं करना है, तब भी इतनी दिक्कत है, तो उस टाइम पे तो कितनी दिक्कत होती होगी। तो लाइफ बिकम्स मिजरेबल, सो पीपल वांटेड टू क्विट फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ नेचर। अब भी ये जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो इतनी बुरी हो गई थी कि लोग क्या है उससे निकलना चाह रहे थे। ठीक है, विड्रॉल ऑफ कंसेंट मीन्स राइट टू वोट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो पहले जो विड्रॉल मतलब कंसेंट जो आपने पहले दी थी, कहते हैं टैसिट कंसेंट, और जो मैंने बात करी थी आपको, बेसिकली सिर्फ एक लाइन है, जस्ट मैंने ऐड कर दिया इसमें, ये आपकी पूरी थ्योरी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, कि जहाँ आप कंसेंट को विड्रॉ करते हो वहीं पे आप राइट करते हो, मीन्स अब आप अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हो। ठीक है, ये एक अलग सी लाइन थी, मुझे सही लगी कि रखना चाहिए इसको, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब क्या हुआ कि सब चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि हॉब्स के टाइम पे सारी की सारी दिक्कतें हो रही थी, वहाँ पे तो 2 सिविल वॉर हुई थी, लेकिन अब लॉक के टाइम पे क्या था, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था। ठीक है, तो इंसान क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने एटमॉस्फेयर से, अपनी जो परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उसका पूरा का पूरा जो सोचने का तरीका है वो उसी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, तो अब उस टाइम पे आपके सब अच्छी चीज़ें चल रही है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, सारा कुछ बढ़िया चल रहा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई है, तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सोची। तो उन्होंने जब देखा कि हाँ अभी यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, तो फिर उन्होंने सोचा स्टेट ऑफ नेचर में कैसा रहा होगा। ठीक है, अब स्टेट ऑफ नेचर में जब सोचे कि इंसान, स्टार्टिंग की बात है, जब मतलब ज़्यादा कुछ लॉ नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तब की बात है ये। तो उनके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए, जैसे हॉब्स के माइंड में हुए थे। बेसिकली क्या है कि जो हॉब्स ने थ्योरी दी थी, समा उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर के लॉक ने भी दी थ्योरी और फिर रूसो ने भी दी, तो इनकी थ्योरी सेम ही है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस भी है, बट अभी जब आप जो स्लाइड देखोगे नेक्स्ट, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह से थ्योरी इनकी इक्वल है, सेम भी है और डिफरेंस भी है उसमें। तो अगेन वही क्वेश्चन आया कि वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट क्यों चाहिए। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी, क्या है पॉलिटिकल कम्युनिटी की ओरिजिन, क्या है, कैसे बना। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ आर ओबीडियंस टू द स्टेट, किस लेवल तक हमें या किस हद तक हमें उनकी आज्ञाओं का अनुपालन करना है। अब ये आ गया आपका पूरा सिद्धांत, शॉर्ट में सिंपल एक स्लाइड के अंदर आपका आ गया क्या है लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। उसने क्या है, उसने 5 अपनी थ्योरी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तोड़ दो उसकी पूरी थ्योरी को 5 पार्ट्स में। पहली बात आ गई मानव स्वभाव। अब जब हम मानव स्वभाव की बात करते हैं तो मानव स्वभाव से कैसा बताया, अच्छा टाइम चल रहा था लॉक के टाइम पे, तो शांति, मतलब उसको शांति चाहिए, दया है उसके अंदर, करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है, वो सहयोगी एक दूसरे का, हेल्प करते हैं एक दूसरे की, त्याग बहुत ज़्यादा है उसमें, दूसरों के लिए वो अपनी त्याग मतलब त्याग करता है, वो सेक्रीफाइस करता है दूसरों के लिए, समर्पण बहुत ज़्यादा है उसमें, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। पर अब हुआ क्या कि उसमें अब सामाजिकता की भावना तो पाई जाती है, वो आशावादी भी है, समानता की भी अवस्था है, संपूर्ण शक्ति, अधिकार क्षेत्र सब पारस्परिक म्यूचुअल है, सब कुछ एक दूसरे से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं है किसी को भी, मतलब आज जो मेरे पास राइट्स है वही राइट्स आपके पास है। प्रकृति के सब लाभ समान है, समान रूप से आप उनको प्राप्त कर सकते हो बिना किसी आधिपत्य के, मतलब आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, नैतिक रूप से सारे समान हो, और मानव विवेकशील प्राणी हैं। ये बात आपके हॉब्स ने भी एक्सेप्ट करी थी, चाहे उन्होंने बुरी साइड दिखाई थी, और ये बात आपके लॉक ने भी एक्सेप्ट करी है कि मानव कैसा है, रेशनल है, तार्किक है, सोचता है, वो दिमाग है उसका, चलता है। ठीक है, अब उन्होंने ये बताया, इन्होंने एक चीज़ कही है लॉक ने कि सारे इंसान इक्वल है। अब इक्वल कैसे हो सकता है, कोई फिजिकली स्ट्रांग होता है, कोई मेंटली स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो यही बात उन्होंने बोली कि हो सकता है कि सारे एक जैसे फिजिकली स्ट्रांग नहीं है या सारे एक जैसे मेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कुछ लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, तो इस वजह से सारे के सारे क्या है, इक्वल है।
नेक्स्ट जो इनकी थ्योरी का पार्ट है दैट इज़ प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। अब स्टेट ऑफ नेचर कैसी है? उच्च स्तरीय, बहुत मतलब बहुत अच्छी कंडीशन है, वो बहुत अच्छी अवस्था है। उसमें आपके पास 3 प्राकृतिक अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। ठीक है। अब ये जो आपकी प्राकृतिक अवस्था है वो राज्य की पूर्व की प्री पॉलिटिकल कैरी में है। ठीक है, जहाँ स्टेट है ही नहीं, जिसमें क्या है, राज्य संस्था का, स्टेट इंस्टीट्यूशन का अभाव है कि जो कानून का निर्माण कर सके, उसको लागू कर सके। ठीक है, ना कोई एग्जीक्यूटिव है, ना जुडिशरी है, ना लेजिस्लेटिव है। तो इस अभाव को पूरा करने के लिए मानव क्या करता है? समझौता करता है। और उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? राज्य और संप्रभुता की स्थापना होती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका कि वो क्या है? सामाजिक समझौता। तो अब जो समझौता था वो हॉब्स ने तो एक ही तरीके का बताया था। अब यहाँ पे 2 लेवल पे, मतलब 2 स्तरों पे समझौता हुआ था। एक व्यक्ति के बीच हुआ था, ठीक है, और दूसरा शासक और व्यक्ति के बीच हुआ था। तो जो व्यक्ति के बीच हुआ था, ठीक है, कि हमने आपस में कर लिया, ठीक है, वो क्या है? सामाजिक स्तर पर हुआ है। और फिर बाद में जो शासक और व्यक्ति के बीच में हुआ है वो क्या है? आप उससे क्या है? आपका नागरिक समाज बना है। ठीक है। तो अब बेसिकली जो स्टेट ऑफ नेचर थी बहुत अच्छी थी, ना कोई स्वामी है ना कोई दास है, सारे इक्वल है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपके ये जो 3 राइट्स है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, उसको लेकर के असुविधा, इनकन्वीनियंस क्रिएट हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ? लोगों को समझौता करना पड़ा। 2 समझौते हुए हैं, एक व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हुआ है और दूसरा आपका किसके हुआ है? शासक और व्यक्ति के बीच हुआ है। ठीक है। अब अगेन थोड़ा सा अगर मैं इसको वापस से एक्सप्लेन कर दूँ सामाजिक समझौते को, तो क्या है, जैसे भी प्राकृतिक अवस्था में मानव सहयोगी है, सामाजिकता की भावना थी, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, सबके पास जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की पूरी अधिकार है, नेचुरल लॉ भी है आपका। ठीक है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। तो अब बेसिकली क्या हुआ, जब प्रॉपर्टी आई हुई है, अब प्रॉपर्टी जब बनी है तो उसके बाद से क्या हुआ? इनकन्वीनियंस हो गई, लड़ने झगड़ने लगे। तो मानव क्या हमेशा से मतलब पीस, उसको पीस चाहिए, शांति से उसको रहना है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि इन सारे दुखों और कष्टों से बचकर सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने क्या किया? सामाजिक समझौता किया है। तो वही 2 समझौते हुए हैं, पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। अब सामाजिक समझौते में क्या हुआ? प्राकृतिक अवस्था का अंत करके सत्तापूर्ण समाज की स्थापना की गई। ठीक है, और जो दूसरा समझौता हुआ है, जो व्यक्ति और शासक के बीच हुआ है, उससे क्या हुआ? उसके बाद सरकार की स्थापना की गई, शासक के साथ समझौता, अर्थात इसमें शासक सम्मिलित था। अब एक और बात कि अब ये जो आपका शासक है, जब तक आपकी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करता है, उसे आज्ञा पालन करवाने, शासन करने का राइट है। ये जो आपका शासक है वो कैसा है? अच्छा शासक है। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं इस शासक की। तो ये सीमित और मर्यादित है, मतलब सीमित राजतंत्र का वो समर्थन करते थे। हॉब्स क्या करते थे? निरंकुश राजतंत्र का। ठीक है, डिफरेंस देखिए, दोनों ने राजतंत्र की बात करी, लेकिन हॉब्स ने निरंकुश की बात करी और उन्होंने सीमित की। ठीक है, तो शासक जो है वो निरंकुश नहीं है, उसकी शक्ति के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता करने में, मतलब उसको जो अपनी शक्ति है उसको सीमित इसलिए करा है क्योंकि क्या करना है कि उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। ठीक है, तो इनका क्या है? इनका जो राजा है वो क्या है? निरंकुश नहीं है, सीमित है, मर्यादित है, अच्छा है। और अगर जो ऊपर बताई हुई कंडीशंस हैं, जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि राइट टू रिवॉल्ट है, तो अगर वो सारी की सारी कंडीशंस वो पूरी नहीं कर पाता, लाइक हमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाता है, या बहुत अत्याचार करने लग जाता है, अत्याचार असहनीय हो जाते हैं, ठीक है, तो इन कुछ कंडीशंस में क्या है कि हमको जो जनता होगी उसको क्या है? राइट टू रिवॉल्ट का राइट उन्होंने दिया हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं? क्रांति कर सकते हैं। अब व्यक्ति एवं राज्य की स्थिति क्या होगी? तो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध क्रांति का अधिकार बता दिया क्लियर अभी मैंने, लेकिन वो क्रांति कैसी हो? बहुमत द्वारा। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, बहुमत, मेजॉरिटी, अल्पमत द्वारा नहीं। ठीक है, अब एक और देख लीजिए, वही ऊपर वाली ही चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन करी है कि जीवन का अधिकार में क्या हो जाएगा? सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्मरक्षा। स्वतंत्रता हो गई, लिबर्टी, मतलब जो लिबर्टी आपको स्टेट ने प्रोवाइड करी है, मतलब वो लिमिटेड इंटरफेरेंस करेगा, आपके पास पूरी लिबर्टी है। और संपत्ति, प्रॉपर्टी, इन्हीं तीनों के बाद क्या होगा? मानव का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। और एक और बात कि ये जो लॉक ने थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या किया है? फ्रांस की राज्य क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप अब जाइए अपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए और डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अब जब आप पढ़ोगे तो हॉब्स और लॉक मैंने 2 चीज़ें कवर करवा दी हैं, दोनों को कंपैरेटिवली पढ़िए। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड नाइट।